नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट की। बजट के अभी भारत सरकार ने पिछले सप्ते ही बजट जारी किया। उस बजट में 48 लाख करोड़ रुपए का डाटा दिया। जो उसका खर्च का आकार है वो 48 लाख करोड़ का होगा। इसमें एक भारी संख्या में कर्ज की भी बात है। यदि भारत सरकार के कर्ज को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो पिछले 10 वर्ष में 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 181 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। बजट पर इतना वजन है, इतना दबाव है कि सरकार जो करना चाहती है वो भी नहीं कर पा रही है। यदि घर के बजट को और सरकार के बजट को समझना है तो जस्ट हमें उसका विपरीत चलना होगा। आप ये देखिए, घर का कर्ज और घर का खर्च बजट के अनुसार बनता है। आपकी कमाई क्या है और आपके खर्च क्या है। लेकिन देश का बजट जो बनता है वो खर्च के बाद कमाई के साधन डेवलप होते हैं और वो उसके संग्रहण के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इस क्रम में हम ये देखते हैं कि बजट की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भारत सरकार के पास बहुत ज्यादा अवकाश नहीं है, बहुत ज्यादा मौके नहीं है कि वो बजट को बेहतर रूप में कर पाए। आप ये देखिए, बजट में मध्यम वर्ग के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए ऐसे कौन से प्रावधान किए गए हैं कि जिसके माध्यम से भारत एक विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि इसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है? मध्यम वर्ग की हालत जस की तस है। मध्यम वर्ग को टैक्स के दबाव से इस तरह तोड़ दिया गया है कि उसके पास अपने सामान्य खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। कारण उसके कमाई पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के माध्यम से 55 से 58% के बीच उस पर टैक्स आरोपित होते हैं। इस क्रम में आप देखेंगे उसके पास बचत के साधन नहीं बचे हैं। सरकार ने टैक्स स्लैब 2 रिजीम में लागू की गई हैं, कर दी हैं, जिनमें पहली जो टैक्स रिजीम है वो ओल्ड वाली है और दूसरी न्यू वाली है। अब न्यू वाली जो टैक्स रिजीम है उसको एक तरह से स्थायी करने की तरफ सरकार बढ़ चली है। अब आप ये बताइए, क्या यह संभव है कि जो लोग सेविंग करना चाहते हैं क्या वो गुनाह करते हैं? क्या अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन्हें अपने बच्चों के लिए सेविंग नहीं करनी चाहिए? और जो सेविंग करने का क्रम है उसमें सरकार को खुद फायदा होता है। सरकार जो इस साल 16.5 लाख करोड़ रुपए लेगी उसमें से 5 से 6 लाख करोड़ रुपए इन्हीं मध्यम वर्ग के द्वारा पोषित की जाने वाली सरकारी योजनाओं में जमा होगा। आप ये सोचिए, सरकार बाकी हिस्से को बॉन्ड के द्वारा जारी करने के बाद इकट्ठा करती है, चाहे उसमें आरबीआई द्वारा जारी किए बॉन्ड हो जो सरकार को प्राप्त होते हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि सरकार ने मध्यम वर्ग को इसमें खास छूट नहीं दी है। यदि छूट देने की स्थिति होती तो बेहतर हालात होते और सरकार को उसके भविष्य में लाभ मिलते, लेकिन वो लाभ मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें चालाकी के साथ कुछ चीजें रखी हैं। हालांकि उसका जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ाया गया है, लेकिन जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसमें पिछले 11 बजटों के बावजूद भी उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। अब आप ये देखिए, बजट में रोजगार की क्या बात है। सरकार ने कहा है कि हम रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ अप्रेंटिस टाइप की सेवाएं शुरू करेंगे और जो भारत की 500 बड़ी कंपनियां हैं उनसे कहा गया है कि आप अपने यहां हर साल 4000 युवाओं को अप्रेंटिस के तौर पर रखिए, जिसके लिए वो मात्र 5000 रुपए मंथली देंगी। क्या पूंजीपतियों ने या जो कॉर्पोरेट्स चलाने वाले लोग हैं उन्होंने इस विषय में कुछ सोचा है? जबकि हालात ये हैं, उनके पास कमाई के साधन ज्यादा हैं, उनके पास रिजर्व है, लेकिन वो रिजर्व को खर्च नहीं कर पा रहे हैं और ना कोई नई प्रोडक्शन यूनिट लगा पा रहे हैं। जब नई प्रोडक्शन यूनिट नहीं होंगी तो रोजगार कहां से पैदा होगा? ये अप्रेंटिस भी कहां जाएंगे? आप अगले 5 साल में करीब 4 से 5 करोड़ युवाओं को अप्रेंटिस करा करके स्किल देना चाहते हैं, लेकिन जब बाजार में खरीदार ही नहीं होंगे तो कहां से इन युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति बनेगी? क्या इनके बाद का कोई और प्लान भी है? या 6-6 महीने के कोर्स दे करके या 6-6 महीने इन्हें आप अप्रेंटिस करा करके इन्हें कहां खपाओगे? इस 5 करोड़ युवाओं की जनसंख्या को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो? इस तरह का हमें कोई बजट में लॉन्ग टर्म विजन दिखाई नहीं देता है। इसलिए मुझे रोजगार के बारे में इसमें बहुत ज्यादा संदेह है और मैं विश्वास नहीं करता कि इसका कुछ लाभ, सार्थक लाभ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि 2018-17-18 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई, उसमें भी करोड़ों
युवाओं को स्किल देने की बात थी। आज कहां गई वो योजना? इसके बाद और बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जिनसे रोजगार पैदा होना था या युवाओं को स्किल मिलनी थी। क्या हुआ उस स्किल का? कुछ नहीं हो पाया। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि इसमें बजट में रोजगार के लिए कोई बहुत उत्साहजनक स्थिति दिखाई नहीं देती है। इसके बाद हम बात करें शिक्षा की। शिक्षा में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई जो विशिष्ट तरह के प्रयास हों। भारत सरकार ने करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए बजट में शिक्षा के लिए दिया है। उसके खास लाभ हमें मिले ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन वो भी दिखाई नहीं देता है। कारण भारत एक युवा देश है और यहाँ पे जो बच्चों की संख्या वो बहुत ज्यादा है। सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत बेहतर नहीं है। इसलिए लोग अब जो भी संपन्न हैं, समृद्ध हैं या मध्यम वर्ग के, उच्च मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट जो स्कूल हैं उनकी तरफ ले जा रहे हैं। इसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि बजट का वो आकार नहीं है जो स्वास्थ्य को बेहतर रूप में ला सकें। इसके साथ हम बात करें भारत में टैक्स आतंक की। भारत में टैक्स आतंक का ये हाल है कि भारत में कहीं कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं, कहीं इनकम टैक्स लगते हैं, कहीं टोल टैक्स लगते हैं, कहीं जीएसटी है और दुनिया भर के सेस लगाए जा रहे हैं। सेस एक ऐसा कर है जो करों के ऊपर भी कर लगाया जाता है। चाहे तेल खरीद रहे हो तो वहां पे कृषि सेस लगता है, स्वास्थ्य सेस लगता है। सेस की आप यदि कलेक्शन देखें तो ये भी 2 लाख करोड़ रुपए के पार है। टैक्स के ऊपर भी टैक्स की ये हालात है। तो सरकार टैक्स के माध्यम से अपने खर्चों की पूर्ति करना चाहती है, लेकिन ज्यादा टैक्स कैसे डेवलप हो उसके आधार को बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। जो भारत में टैक्स देने वाले लोग पिछले 10 साल पहले थे वही लोग अभी भी टैक्स के अंतर्गत आते हैं। बाकी संख्या उसमें बढ़नी चाहिए थी। पिछली सरकार ने जो 2004 से 14 के बीच में थी उसने करीब 20 करोड़ लोग भारत में इस तरह के तैयार किए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से थे, चाहे वो एमएनसीज में काम करने वाले युवा थे या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग थे या स्वरोजगार पैदा करने वाले लोग थे। वो ही 20 से 25 करोड़ का बल्क है जहां से रोजगार पैदा होता है, चाहे वो तेल का टैक्स है, चाहे वो टोल टैक्स है, चाहे बाकी के इनकम टैक्स से लेकर के दूसरे टैक्सेस हैं, जीएसटी भी इसी में आती है। तो आप ये देखिए कि इससे दिखाई पड़ता है कुछ कि भारत का टैक्स का जो आधार बढ़ सकता है? नहीं, टैक्स के रेट बढ़ रहे हैं लेकिन टैक्स देने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है। यह सबसे बड़ी विडंबना है और उसके पीछे कारण है कि भारत में जो लोगों के टैक्स देने की संख्या है उसमें आईटीआर भरने वालों की संख्या दिखाई देती है इनकम टैक्स के लिए, लेकिन उसमें रियल टैक्स देने वाले लोगों की जो संख्या है वो मात्र 25 से 30% के बीच है। वो हमें जो पुरानी टैक्स स्लैब में जो टैक्स दे रहे हैं लोग उनकी संख्या को दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग सेविंग करना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो इन बातों में हमें बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि टैक्स का आधार नहीं बढ़ रहा है, टैक्स की दर बढ़ रही है। इस वजह से जो व्यक्ति आज से 10 वर्ष पूर्व 50,000 रुपए वेतन पे काम करता था गवर्नमेंट सेक्टर में, आज 10 वर्षों के बाद 1 लाख रुपए के करीब उस व्यक्ति की इनकम है, आय है और उसी पे उसके टैक्स देने की जो दर है वो बढ़ गई है। इसी के साथ आप ये भी समझेंगे कि जो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण आया है इस साल का, उसमें बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ती हैं। भारत सरकार चाहे कितने भी दावे करे, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि रोजगार के क्या हालात हैं, हमें किस तरह की इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है। हालांकि सरकार ने बजट में कई तरह की जो इंपोर्ट ड्यूटी हैं वो हटाई हैं। उससे ये दिखाई पड़ता है कि ये चाइना को कुछ लाभ पहुंचाया जा रहा है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य किया जा रहा है। बजट में परिवहन या रेलवे को लेकर के भी कोई बहुत उत्साहजनक तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से भारत में रोजगार पैदा हो, युवाओं के लिए अवसर बने। साथ ही अब मैं कर्ज की बात करूं कि भारत सरकार का जो कर्ज है वो बढ़ते बढ़ते पिछले 10 वर्ष में 55 लाख करोड़ से 181 लाख करोड़ हो गया है, जिसकी वजह से भारत सरकार पर जो ब्याज की देनदारी है वो 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चली गई है। जब किसी देश में उसकी कमाई लगभग 31 लाख करोड़ रुपए और उसमें से 11 लाख करोड़ रुपए ब्याज का देना पड़े तो हमारे पास बाकी बचता क्या है? 19 लाख करोड़ रुपए। उस 19 लाख करोड़ रुपए में से 6 लाख करोड़ रुपए करीब सेना का खर्चा है,
फिर राज्यों को देना है 11 से 12 लाख करोड़ रुपए। तो सरकार के पास विकास के लिए बचता क्या है? सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो कर्ज ले और कर्ज लेकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और विकास को पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के लिए निजी हाथों में छोड़ दे। अब जब प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में काम करे और उसका उसे लाभ ना मिले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने लाभ अर्जन के लिए कार्य करता है। तो इसलिए इस बजट में आम आदमी के लिए या भारत की एक बेहतर तस्वीर दिखाने के लिए, भविष्य की तस्वीर दिखाने के लिए ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो बजट में मुझे कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती है। मेरा ये मानना है कि सरकार को टैक्स बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन करना होगा और जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनके आधार को विकसित करना होगा, व्यापक करना होगा, बढ़ाना होगा। तब जाकर के भारत सरकार इस विषय में एक बेहतर स्थिति में आ सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। तो इन सब में हमें केवल और केवल टैक्स का आतंकवाद दिखाई देता है। ये मेरी जो बजट पर एक त्वरित टिप्पणी थी। इसके विस्तार में हम कभी एक एक टॉपिक को लेकर के देखेंगे कि क्या हालात हैं, इस बजट के क्या इम्पैक्ट आने वाले समय में हो सकते हैं। धन्यवाद।